नमस्कार दोस्तों। अक्सर किसी प्रॉपर्टी पर जब कोई कोर्ट में केस चल रहा होता है तो पार्टी के मन में यह जरूर आता है कि अगर किसी तरीके से मैंने प्रॉपर्टी बेच दी तो मेरी सारी झंझटें खत्म हो जाएंगी। जिस प्रॉपर्टी पर कोर्ट में केस चल रहा है, अगर मैंने उसको सस्ते दामों में ही बेच दिया तो मैं तो सारी दिक्कतों से दूर हो जाऊंगा। अब दोस्तों, आज हम इस वीडियो में इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर वाद विवाद चल रहा है, वो प्रॉपर्टी विवादित है, कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, तो क्या उसको कोर्ट केस के दौरान बीच में ही बेचा जा सकता है? इसके अलावा अगर एक इंसान कोर्ट केस के बीच में उस प्रॉपर्टी को बेच दे तो क्या होगा? इसके अलावा अगर आप किसी व्यक्ति को ऐसी प्रॉपर्टी कोर्ट केस के बीच में बेचने के लिए रोकना चाहते हैं तो क्या क्या कानूनी समाधान है? अगर किसी ने बेच दी गई तो क्या होगा? इसके अलावा आखिरी में जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है, यहां पर उन लोगों का बचाव किया गया है जो प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के बीच में खरीद रहे हैं। तो ये सारी चीज आज मैं रेलिवेंट अपडेट के साथ आप लोगों को क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में हम बात करें कि अगर प्रॉपर्टी को कोर्ट केस के दौरान बीच में बेचा जाता है तो आखिरकार कानूनी प्रावधान यहां पर क्या कहते हैं, कानून की किताबों में इस सिचुएशन के लिए क्या बोला गया है। अगर आप इस सिचुएशन को ध्यान से समझना चाहते हैं तो आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 पढ़ना होगा, जो बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 52 बात करता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी पेंडिंग सूट रिलेटिंग देयरटू, यानी कि एक प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देना जिस पर एक सूट यानी कि केस पेंडिंग पड़ा है। देखिए, साफ बोला गया इस सेक्शन में ड्यूरिंग द पेंडेंसी इन एनी कोर्ट, यानी कि जब किसी भी कोर्ट में कोई केस पेंडिंग पड़ा है, ऐसे केस में, यहां से ध्यान दीजिएगा, विच इज नॉट कोल्यूसिव, यानी कि जो ऐसा केस है जो लीगल केस है उसको कोर्ट डिसमिस नहीं करेगा। इसके अलावा जहां पर उस इमूवेबल प्रॉपर्टी पर किसी का अधिकार डायरेक्टली या स्पेसिफिकली क्वेश्चन हो रखा हो, मतलब किसका उस पर हक है किसका उस पर हक नहीं है, इस प्रकार का विवाद वहां पर हो, तो साफ लिखा है प्रॉपर्टी कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, और इसके अलावा उस प्रॉपर्टी पर किसी के राइट ट्रांसफर नहीं होंगे। मतलब कि दोस्तों, सेक्शन 52 अगर आप ध्यान से पढ़े तो साफ बोलता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पर कोई विवाद चल रहा है, कोर्ट के भीतर केस चल रहा है जहां पर उस प्रॉपर्टी के मालिकाना हक को लेकर, उस प्रॉपर्टी पर किसका अधिकार होगा इसको लेकर विवाद है, तो उस प्रॉपर्टी को केस के बीच में नहीं बेचा जा सकता, यानी कि उसको ट्रांसफर ही नहीं किया जा सकता जब तक केस का निपटारा ना हो। अब ये हमने बात करी कानूनी प्रावधानों की। अब इससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट की काफी बड़ी जजमेंट है जहां पर यह बोला गया है कि देखो, कानून तो यह कहता है कि प्रॉपर्टी को बीच में ट्रांसफर नहीं कर सकते, पर अगर किसी ने बीच में ट्रांसफर कर दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि उस सेल को हम अवैध ठहरा देंगे, मतलब जो वो प्रॉपर्टी बेची गई है उसको कानूनी रूप से अवैध मान लिया जाएगा, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, यही रेलिवेंट जजमेंट मैं डिस्प्ले पर केस टाइटल के साथ दिखाकर आपको क्लियर करूं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है शिव शंकर एंड अनदर वर्सेस एचपी वेद व्यासचार। सिविल अपील नंबर है 10215 ऑफ 2011 और 29 मार्च 2023 की जजमेंट है। जो भी हमारे चैनल के साथ रेगुलरली जुड़े रहते हैं तो उनको पता होगा ये जजमेंट का रेफरेंस मैं पहले भी दे चुका हूं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में क्या कहा। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही ऑब्जर्व किया कि जो लीज पेंडेंस है, जो मैंने अभी आपको सेक्शन 52 पढ़ाया कि केस के बीच में प्रॉपर्टी नहीं बेचा जा सकता, उसके बारे में साफ बोला गया। जो हमारे ऑनरेबल जस्टिस बी आर गवई और ऑनरेबल जस्टिस सी टी रवि कुमार थे, उन्होंने बोला कि ये जो लीज पेंडेंस है ये सेल्स ट्रांजैक्शन को अवैध नहीं ठहराता, मतलब अगर केस के बीच में प्रॉपर्टी बेची गई है उसको अवैध नहीं ठहरा सकते। बस आखिरी में यह बोला गया कि वो जो सेल है वो सक्सेसफुल पार्टी के अगेंस्ट में ऑपरेट नहीं होगी। साफ शब्दों में बोला गया कि जो व्यक्ति प्रॉपर्टी को बेच देता है और बेचने के बाद जिसने वो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको भी कोर्ट का निर्णय मानना पड़ेगा।
अगर उस व्यक्ति ने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी थी कल को वही केस जीतता है तो उसी का अधिकार आ गया जिसने बाद में प्रॉपर्टी खरीदी। पर कल को वो व्यक्ति केस हार गया जिससे उसने प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो इस नए खरीदार का भी उस प्रॉपर्टी पर कोई अधिकार नहीं होगा। वो कल को ये नहीं कह सकता कि मेरी क्या गलती है, मेरे को तो पता ही नहीं था कि केस चल रहा है, मैंने तो गुड फेथ में खरीदी थी। ऐसी कंडीशन में इन टॉपिक पर कोई भी सुनवाई नहीं होगी। अब यहां आपको पता लग गया कि केस के बीच में प्रॉपर्टी बेचना अवैध नहीं होता, बस जो उसको खरीद रहा है वो कोर्ट केस के फैसले के अंदर बंध जाता है। नो, अब लोग क्वेश्चन करते हैं कि सर इस सिचुएशन का बचाव हमें बताओ कि अगर हमारी प्रॉपर्टी पर केस है हम कैसे सामने वाली प्रॉपर्टी को रोकें। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपकी प्रॉपर्टी ना बेची जाए, सबसे सिंपल और छोटा सा माध्यम है, ऑर्डर 39 रूल 1(2) के अंदर एक कोर्ट में पिटीशन डालो। ये क्या कहता है, ऑर्डर 39 रूल 1(2) सीपीसी इंजंक्शन ऑर्डर होते हैं, जहां पर सामने वाली पार्टी के खिलाफ कोर्ट एक प्रकार का इंजंक्शन ऑर्डर लगा देता है, जिसे आप सरल भाषा में कहते हैं कि प्रॉपर्टी पर स्टे लग गया। उस इंजंक्शन ऑर्डर के होने के बाद दूसरी पार्टी को बाउंड कर दिया जाता है कि वो इस प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का थर्ड पार्टी इंटरेस्ट नहीं क्रिएट करेगी, और ऐसे केस में वो फिर उस प्रॉपर्टी को किसी भी थर्ड पर्सन को बेच ही नहीं सकती। अगर उसने ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो ऑर्डर 39 रूल 2 अगर आप पढ़े तो उसको पनिशमेंट होती है 3 महीने तक की जेल, उसकी किसी दूसरी प्रॉपर्टी को कोर्ट जब्त कर लेगा, और अगर आपको नुकसान हुआ है तो उस प्रॉपर्टी को बेचकर, जिस इंसान की प्रॉपर्टी जब्त करी है उसको बेचकर आपकी भरपाई कराई जाएगी। यह कानूनी प्रावधान है जो सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में बताए गए। तो यहां से आपको पता लग गया कि प्रॉपर्टी कोर्ट केस के बीच में बेची जानी चाहिए या नहीं जानी चाहिए, बेच दी गई, जो खरीदने वाला है उसका क्या अधिकार है। पर अब ध्यान से समझिएगा, अब कई बार यह देखने को मिलता है कि जिन व्यक्तियों के बीच में केस चल रहा था, कल को वही व्यक्ति केस जीत जाता है जिसका प्रॉपर्टी पर हक था, और जिसने प्रॉपर्टी बेच दी वो केस हार जाता है। अब यहां पर जिस इंसान ने प्रॉपर्टी बीच में खरीदी है वो फिर इधर उधर जाकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। वो कभी कहता है कि मैं तो बोनाफाइड परचेजर हूं, मतलब वो खरीदार हूं जिसको धोखे में रख के बेचा गया। अब ऐसी कंडीशन में क्या होगा, क्या उसका कोई अधिकार है, या उसको प्रॉपर्टी से बाहर करने के लिए अलग से कोई ऑर्डर लेना पड़ेगा। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोर्ट केस तो उसके पुराने खरीदार के साथ चल रहा था, जिसने बाद में प्रॉपर्टी खरीदी उसका नाम तो केस में था ही नहीं, और अगर उसका नाम केस में नहीं है तो कोर्ट का ऑर्डर कैसे उसको बाउंड कर सकता है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर में लिखा जाता है कि किसको मालिक बनाया गया, किसका प्रॉपर्टी से हक खत्म किया गया, किसको प्रॉपर्टी से बाहर किया जाए, ये सारी चीज बिक्री में लिखी रहती है। और जो व्यक्ति बाद में प्रॉपर्टी खरीद रहा है, अगर वो कोर्ट केस में पार्टी ही नहीं बना तो उसको प्रॉपर्टी से कैसे बाहर करे। अब इस चीज के संदर्भ में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने काफी बड़ी जजमेंट दी है 2024 में। एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दे, ये केस टाइटल आपको दिखाई देगा, देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर। इसका केस टाइटल है रंजीत केजी एंड अदर्स, जो यहां पर अपीलियंट है, वर्सेस शिवा जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 8315-8316 ऑफ 2014, और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 14 अक्टूबर साल 2024। नौ, यहां से आपको अंदाजा लग गया कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की है। यहां पर वो व्यक्ति जिसने प्रॉपर्टी बीच में खरीदी थी वो सुप्रीम कोर्ट में गया है एज अ अपीलियंट। उसका कहना है कि देखो, मैंने जिससे प्रॉपर्टी खरीदी वो अपना कोर्ट केस हार गया, कोर्ट ने उसके खिलाफ यहां पर ऑर्डर दिया कि उसको प्रॉपर्टी से बाहर किया जाए, पर उस ऑर्डर में मेरा नाम नहीं है, मतलब उसका नाम नहीं है जिसने बाद में प्रॉपर्टी खरीदी है। तो ऐसे केस में वो ऑर्डर मुझ पर बाउंड नहीं होगा, और जो कल को कोर्ट केस जीता था वो मुझे जबरदस्ती बाहर नहीं कर सकता, क्योंकि कोर्ट केस में मेरा नाम कहीं भी नहीं। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्या कहा। हर व्यक्ति को देखना अनिवार्य है जिसका कोई भी प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है, क्योंकि कल को अगर यह स्थिति आपके साथ बनी तो कई साल आपके और खराब होंगे। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, अगर यहां पर एक पेंडेंट टाइप ट्रांसफर है, यानी कि वो व्यक्ति जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी तो वो केस में स्ट्रेंजर हो गया। स्ट्रेंजर का मतलब उसको केस में पार्टी तो बनाया नहीं गया। तो ऐसे केस में वो व्यक्ति जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है एक एप्लीकेशन जरूर लगा सकता है, किसमें, ऑर्डर 21 रूल 99 ऑफ सीपीसी में। ये क्या कहती है, ये यही कहती है कि अगर जिसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है और वो जबरदस्ती जाकर इस नए खरीदार को प्रॉपर्टी से बाहर कर देता है
तो उसको यह अधिकार है, जो नया खरीदार था, कि ऑर्डर 21 रूल 99 में जाकर अपनी एक एप्लीकेशन लगाए और ये बोले कि मुझे बिना कोर्ट ऑर्डर के बाहर किया गया है, कोर्ट ऑर्डर में मेरा नाम नहीं था, मुझे प्रॉपर्टी पर दोबारा से कब्जा दिलवाया जाए, मेरे खिलाफ केस चलकर या फिर मुझे पार्टी बनाकर ही मुझे बाहर किया जाए। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो नया खरीदार है, अगर उसको जबरदस्ती डिस्पोजेस किया जाएगा बिना लीगल प्रोसेस के, तो वो ऑर्डर 22 रूल 99 का सहारा ले सकता है। काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है ये दोस्तों। अब दोस्तों, यहां पर जो मैंने अभी आपको टर्म समझाए, मुझे पता है कंफ्यूज करे होंगे कि सर कहना क्या चाहते हो। देखिए, इस चीज को थोड़ा और ध्यान से समझिए, डिस्प्ले पर ध्यान दें, बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है। यहां पर बोला गया कि जो ऑर्डर 21 है, रूल 99 है, ये उस इंसान के रेस्क्यू के लिए आता है, बचाव के लिए आता है, जो केस के अंदर स्ट्रेंजर है। स्ट्रेंजर का मतलब उसको केस में पार्टी नहीं बनाया गया, और अगर उसको केस में पार्टी नहीं बनाया और जिसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय है, वो उसको आकर जबरदस्ती बाहर कर दे, तो यहां पर जिसको जबरदस्ती बाहर किया गया है, उसके लिए फायदा होगा कि वो यहां पर एप्लीकेशन लगा सकता है कि मुझे जबरदस्ती बाहर किया गया और केस में मैं पार्टी भी नहीं था। ये किस लिए बेनिफिशियल होता है? कई बार देखने को मिलता है कि किसी मेन व्यक्ति से छिप छिपाकर कोर्ट में केस डाल दिया, केस जीत लिया गया, फिर उसको जबरदस्ती बाहर कर दिया गया। अब जिसको बाहर किया गया उसको तो पता ही नहीं प्रॉपर्टी पर केस चल रहा है। वहां पर उस इंसान को बचाने के लिए ये ऑर्डर 21 रूल 99 है, और इसका बेनिफिट उस स्ट्रेंजर को भी मिलेगा जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी, और जब कोर्ट से निर्णय लिया गया तो उसमें उसका नाम नहीं डलवाया गया कि प्रॉपर्टी पर यह इंसान कब्जे में है और हमें इसको बाहर निकालना है। अब इसी से जुड़े हुए 1 2 3 प्रावधान और बता दूं ताकि A to Z सारा कंसेप्ट आपको क्लियर हो। ध्यान दीजिएगा डिस्प्ले पर, यहां पर आपको 2 प्रोविजन दिखाई दे रहे हैं, ऑर्डर 21 रूल 97 एंड ऑर्डर 21 रूल 99। रूल 99 मैंने अभी समझाया कि आप किसी खरीदार को या स्ट्रेंजर को जो कोर्ट केस में पार्टी नहीं था, जबरदस्ती बाहर नहीं निकालोगे। नहीं निकाल दिया तो आपने, फिर वो यहां पर 99 की एप्लीकेशन लगाएगा कि मुझे जबरदस्ती बाहर कर दिया गया, मुझे दोबारा पोजीशन में लाओ। अब ऐसे इंसान में आपको क्या करना है, ऐसे बचाव के लिए आपको क्या करना है? उसके लिए ऑर्डर 21 रूल 97 क्या कहता है कि जो डिक्री होल्डर है, यानी कि जिसके पक्ष में कोर्ट का निर्णय आया है, वो कोर्ट में यह लगा सकता है कि देखो मैं केस जीत गया, यहां पर ये थर्ड पार्टी यानी कि जो प्रॉपर्टी का खरीदार है, जिसने केस के बीच में प्रॉपर्टी खरीदी है, वो एनकाउंटर रेजिस्टेंस कर रहा है, मतलब हमें घुसने से रोक रहा है या फिर ऑब्स्ट्रक्शन पैदा कर रहा है, रुकावट पैदा कर रहा है, ताकि मैं प्रॉपर्टी पर पोजेशन ना ले सकूं। मतलब आपको ऑर्डर 21 रूल 97 की एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट को बताना है कि इसने प्रॉपर्टी बीच में खरीदी है और हम इसको बाहर कराना चाहते हैं। सीधा अपने पक्ष में जजमेंट लेकर प्रॉपर्टी पर नहीं चले जाना, वरना आपका और कई साल वहां पर खराब होंगे। यह चीज सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर साफ शब्दों में बताई है। अब दोस्तों, यहां पर ऑर्डर 21 रूल 101 है, यह भी इंपॉर्टेंट है कि अगर भाई एग्जीक्यूशन हो रही है, मतलब डिक्री जो आई है, निर्णय जो आया है कोर्ट का, उसका एग्जीक्यूशन कराया जा रहा है, उसको फिजिकली इंप्लीमेंट कराया जा रहा है, तो वहां पर जितने भी क्वेश्चन रेज होते हैं उसको वही कोर्ट डिसाइड करती है जो एग्जीक्यूटिंग कोर्ट है। मतलब अगर कोई थर्ड पार्टी जिसने प्रॉपर्टी बीच में खरीद ली, वो बाहर नहीं हो रहा, कब्जा करके बैठ गया, ऐसी कोई दिक्कत आ रही है, तो आप कोर्ट के सामने रखो, कोर्ट उसके नाम का स्पेशल ऑर्डर निकालेगी। इस तरीके से, लीगल तरीके से आप उसको बाहर करेंगे। अगर आपने जबरदस्ती बाहर करा तो वो कानूनी रूप से वैलिड नहीं माना जाएगा। ये कुछ बारीकी की चीजें थी जो हर व्यक्ति को पता होनी अनिवार्य थी, जो यहां पर अक्सर लोग गलती कर बैठते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इन चीजों को और बारीकी से समझे, तो इसके लिए आपको सीपीसी यानी कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर और पढ़ना पड़ेगा, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है वीडियो के। वहां जाकर आप इस बुक को घर बैठे मंगवा सकते हैं अमेजोन से, तो आप वहां पर जाकर बुक को जरूर परचेज कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोग हर इंपॉर्टेंट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं, तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।